कुछ ही घंटों में सना के लापता होने की खबर पूरे हॉस्टल में अब फैल गई थी। सुहानी और निशा भी ये खबर सुनकर शॉक्ड थे। वे दोनों इस बारे में बात करते हुए हॉस्टल से बाहर निकलते। निशा परेशान होकर सुहानी से कहती है, ये कैसे हो सकता है? कल रात ही तूने सपने में सना जैसी लड़की को विशिंग वेल के पास देखा था और आज वो गायब है। सुहानी भी परेशान होकर कहती है, यही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था। तो वो मेरा सपना ही, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ मेरे सामने ही हो रहा है। निशा डर और हैरानी से सुहानी की ओर देखते हुए कहती है, अगर वो लड़की सना ही थी तो क्या सना भी अब मर चुकी है? निशा के इस सवाल से सुहानी और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। सुहानी कहती है, मुझे डर है कि ऐसा ही हुआ है। सुहानी के इस जवाब से दोनों के बीच गहरी खामोशी छा जाती है। कुछ देर के बाद सुहानी को एहसास होता है कि हॉस्टल की लड़कियां उसे अजीब सी नजरों से देख रही है। सुहानी को समझ नहीं आता कि आज लड़कियां इतना अजीब क्यों बिहेव कर रही हैं। तभी एक लड़की सुहानी के पास आकर उसे छेड़ते हुए कहती है, क्या बात है सुहानी, तुम तो यहाँ सबसे आगे निकली। रात को किस लड़के के साथ बाहर थी और ये सब कितने दिनों से चल रहा है? उस लड़की से अपने बारे में ऐसी बातें सुनकर सुहानी को गुस्सा आ जाता और गुस्से से उसका चेहरा लाल हो जाता है। इससे पहले कि सुहानी उस लड़की को कोई जवाब दे पाते, निशा उसे डांटते हुए कहती है, संजना, तुम अपने काम से काम रखो और अपना मुंह बंद रखो। ज्यादा मुंह खोला ना तो तुम्हारे घर में बता दूंगी, ना जाने कितने दिनों से तुम घर जाने के नाम पर कहां और किसके साथ जाती हो। निशा की धमकी सुनकर वो लड़की डर जाती और बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। निशा सुहानी को समझाते हुए कहती, सुहानी, तू इनके बारे में मत सोच, ये कुछ भी कहते रहते हैं। सुहानी अब उदास होकर बस हाँ में अपना सिर हिला देती है और निशा के साथ रोहित से मिलने के लिए निकल जाती है। रोहित और विवेक एक ही हॉस्टल में थे। आज कॉलेज के गार्डन में सुहानी, निशा और विवेक रोहित से मिलने वाले थे। सुहानी और निशा कॉलेज पहुंचकर गार्डन की तरफ जाती है। थोड़ा नजदीक जाने पर उन्हें गार्डन में सिर्फ विवेक ही दिखाई देता है, रोहित नहीं। विवेक के पास पहुंचकर निशा उससे कहती है, ये रोहित कहाँ है? विवेक निशा के सवाल का जवाब देते हुए कहता, आज सुबह ही वो अपने घर चला गया। ये सुनकर निशा और सुहानी हैरानी से उसे देखने लगते हैं। विवेक अपना सा मुंह बनाकर उनसे कहता है, तुम दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? आज सुबह जब मैं रोहित से मिलने उसके रूम में गया तो वो हड़बड़ी में अपना सामान पैक कर रहा था। जब मैंने उससे पूछा कि वो कहाँ जा रहा है तो उसने कहा घर में एक इमरजेंसी आ गई है और वो चला गया। रोहित का अचानक से चले जाना सुहानी को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। कल तक तो रोहित अपने इन्वेस्टिगेशन के लिए सुहानी की मदद चाहता था और आज वो बिना कहे अपने घर चला गया। ये बात सुहानी को परेशान कर रही थी। उसे शक हो रहा था कि जरूर कुछ तो गलत है। आज कॉलेज की छुट्टी थी, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स अपने असाइनमेंट के काम से कॉलेज आए हुए थे। निशा, विवेक और सुहानी गार्डन में खड़े बातें कर रहे थे। तभी सुहानी नोटिस करती है कि पास खड़े कुछ लड़के सुहानी की तरफ देखकर उसकी तरफ हंस रहे थे, जैसे हॉस्टल की लड़कियां हंस रही थी। सुहानी और निशा को समझ में नहीं आ रहा था कि अब ये लड़के इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहे हैं। तभी विवेक थोड़ा इम्बेरस होकर कहता है, कल रात तुम किसी लड़के के साथ हॉस्टल से बाहर थे। ये बात किसी ने बॉयज हॉस्टल में भी फैला दी है। अब निशा बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती, ये सब सिर्फ युवराज सर की वजह से हुआ। उन्हें क्या जरूरत थी चुगलखोर आंटी बनने की। विवेक को भी निशा की बात बिल्कुल सही लग रही थी। सुहानी को इससे बहुत एम्बेरस फील हो रहा था। इस वक्त वो बस कॉलेज से चले जाना चाहती। तभी एक लड़का सुहानी के पास से गुजरते हुए कहता है, कैसे कैसे लड़कियां आ गई हैं इस कॉलेज में, इसके लिए तो दिन भी कम पड़ जाते हैं। यह सुनकर निशा का खून खौल जाता है और उस लड़के को पीटने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाती है। सुहानी और विवेक उसे बड़ी मुश्किल से रोक पाते हैं। सुहानी अब बहुत दुखी हो गई थी। वो तीनों लाइब्रेरी की तरफ बढ़ जाते हैं। वो लड़का जो अभी अभी सुहानी पर कमेंट्स पास कर रहा था, अपने दो दोस्तों के पास जाकर सुहानी का अब मजाक उड़ाने लगता है। वो लड़का कहता है, यार मैं पिछले कई महीने से इस सुहानी पर ट्राई मार रहा था, लेकिन ये तो किसी और के साथ ही निकल गई। दूसरा लड़का कहता है, यार ट्राई तो मैंने भी किया था, क्या करें, लड़की ही ऐसी है, इतनी कमाल की है। इसके पीछे तो कॉलेज के कई लड़के लगे थे, लेकिन पता नहीं किसकी लॉटरी लग गई। पहला लड़का कहता है, लॉटरी तो लगी है भाई, लड़की आधी रात को हॉस्टल से चुपचाप निकलकर उससे मिलने जो जाती है। वहां पर खड़े सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। वो लड़के वहीं खड़े हंस ही रहे थे, तभी अचानक से सभी की हंसी बंद हो जाती है और उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उनके सामने युवराज खड़ा उन्हें ही देखे जा रहा था। युवराज के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, लेकिन उसकी आंखें बहुत खतरनाक थी, जो वहां पर खड़े सभी लड़कों को डराने के लिए ही काफी थी।
युवराज चलकर उस लड़के के पास जाता है जिसने अभी अभी सुहानी पर कमेंट किया था। युवराज को अपने पास आते देखकर डर से उस लड़के के हाथ पैर कांपने लगते हैं। युवराज उस लड़के के कंधे पर अपना भारी हाथ रखकर कहता है, तुम कुछ कह रहे थे? वो लड़का हकलाते हुए कहता, नहीं सर, मैं कुछ तो नहीं कह रहा था। इससे आगे उसके मुंह से एक भी आवाज नहीं निकलती। युवराज उस लड़के को गुस्से से घूरते हुए कहता है, जरूरत से ज्यादा बात करने वाले लोग मुझे पसंद नहीं, और तुम अच्छे से जानते हो जो मुझे पसंद नहीं होता उसके साथ मैं क्या करता हूँ। अब तक वो लड़का पसीने से लथपथ हो चुका था। वो अपना सर हाँ में हिलाते हुए युवराज से कहता है, यस सर। युवराज एक नज़र वहाँ खड़े सभी लड़कों को देखकर वहाँ से चला जाता है। युवराज की वो एक नज़र ही सभी लड़कों की हालत खराब करने के लिए काफ़ी थी। वो समझ गए थे कि अब अगर उन्होंने किसी भी लड़की के बारे में कुछ भी गलत कहा तो उन्हें इस दुनिया से उनसे कोई भी नहीं बचा सकता। सुहानी, निशा और विवेक को लाइब्रेरी में पढ़ाई करते करते शाम हो गई। सुहानी और विवेक पूरे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन निशा उन दोनों के साथ बैठकर बोर हो रही थी। उसने कई बार वहां से बहाना बनाकर भागने की कोशिश की, लेकिन विवेक ने उसे वहां से जाने ही नहीं दिया। कुछ देर के बाद सुहानी और विवेक की पढ़ाई पूरी हो जाती है और वो तीनों लाइब्रेरी से बाहर आ जाते हैं। वो तीनों कॉलेज से बाहर जाने के लिए गेट के पास पहुंचे ही थे कि तभी सुहानी की नज़र युवराज पर जाती है, जो उससे कुछ दूर पर खड़ा किसी से बातें कर रहा था। उसे देखकर सुहानी निशा और विवेक से कहती है, तुम दोनों यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। मैं भी साथ आती हूँ, निशा कहती है। नहीं, अभी नहीं, सुहानी जवाब देती है। कर सुहानी युवराज की तरफ बढ़ जाती है। निशा भी सुहानी के पीछे जाती है, लेकिन विवेक उसे रोक लेता है। युवराज वहां किसी आदमी से बात कर रहा था। युवराज के पास पहुंचकर सुहानी उसका हाथ पकड़ती है और एक झटके में उसे अपनी तरफ घुमाकर उसे गुस्से से देखने लगती है। युवराज एक्सप्रेशन लेस होकर सुहानी को देखता है, जैसे उसे सुहानी से कोई फर्क ही न पड़ रहा हो। सुहानी युवराज पर बरसते हुए कहती, मिस्टर युवराज दीवान, आप समझते क्या हैं खुद को? बिना कुछ जाने समझे वार्डन से आपने क्या क्या कह दिया। आपकी वजह से यहाँ सब मेरे बारे में जाने कैसी कैसी सी बातें कर रही हैं। युवराज सुहानी की बात बिल्कुल शांत होकर सुनता है। सुहानी की बात पूरी होते ही युवराज उसे इग्नोर करते हुए फिर से उस आदमी से बातें करने लगता है। जो आदमी इस वक्त युवराज से बातें कर रहा था, वो आदमी हैरानी से यह सब देख रहा था। आज पहली बार उसने किसी को युवराज दीवान के साथ ऐसी बदतमीजी करते हुए देखा था। युवराज की इस हरकत से सुहानी का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। वो फिर से युवराज की कलाई पकड़कर उसे अपनी तरफ करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी सुहानी की चीख निकल जाती है और वो अपना हाथ पीछे लेती है। युवराज भी बिल्कुल ऐसा ही करता है। अब उसके चेहरे पर थोड़ा डर दिखने लगा था। युवराज की कलाई को छूने पर सुहानी का हाथ जल गया था। सुहानी हैरान थी, लेकिन युवराज सुहानी के हाथ को देख रहा था जिसमें अब छाले पड़ गए थे। सुहानी घबराकर वहां से चली जाती है। युवराज सुहानी का गुस्सा अच्छे से समझ रहा था। वो नहीं चाहता था कि कॉलेज में उसका मजाक बने और लोग सुहानी के कैरेक्टर पर उंगली उठाएं, लेकिन पता नहीं क्यों जब उसने कल रात सुहानी को किसी और के साथ देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया और गुस्से में ही उसने वार्डन को कॉल कर दिया। युवराज को इस बात का एहसास था कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसे अभी ये नहीं पता था कि गुस्से में लिया उसका ये कदम सुहाने के लिए एक नई मुसीबत खड़ी करने वाला है, एक ऐसी मुसीबत जो हॉस्टल में उसका इंतजार कर रही थी। सुहानी विवेक और निशा के साथ कॉलेज से बाहर निकल जाती है। विवेक सुहानी को समझाते हुए कहता, सुहानी तुम युवराज सर से मत उलझो। टेक्निकली वो हमारे प्रोफेसर नहीं है, ये सिर्फ उनकी हॉबी है। युवराज सर दीवान एम्पायर के इकलौते वारिस हैं और मैं सच कहूँ तो इस वक्त पूरा दीवान एम्पायर वही चला रहे हैं। हम उनकी कोई दुश्मनी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। निशा भी विवेक की बात से सहमत थी। सुहानी उनकी बातें सुनती है और उदास मन से हॉस्टल की तरफ चलने लगती है। हॉस्टल पहुंचने पर सुहानी और निशा देखते हैं कि हॉस्टल के बाहर कुछ पुलिस वाले खड़े हैं। पुलिस को देखकर निशा कहती है, शायद ये सना के मिसिंग केस के लिए यहाँ आए हैं। सुहानी निशा की बात का कोई जवाब नहीं देती। वो दोनों कुछ दूर रुककर आए पुलिस को देखने लगते। तभी एक पुलिस इंस्पेक्टर सुहानी की तरफ आकर उससे कहता है, मिस सुहानी शर्मा, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। पुलिस के ऐसा कहने पर निशा और सुहानी दोनों चौंक जाते हैं। सुहानी इंस्पेक्टर से कहती है, लेकिन सर मुझे पुलिस स्टेशन क्यों जाना होगा? इस
इंस्पेक्टर सीरियस होकर सुहानी से कहते हैं, मिस सुहानी, कल रात से मिस सना मिसिंग है और कल रात आप भी हॉस्टल के बाहर थी। मुझे याद है जिस रात मिस मेरी का मर्डर हुआ था उस रात भी आप पुरानी रोड के पास थी। हमें इस मिसिंग और मर्डर केस में आप पर शक है। इंस्पेक्टर की बात सुनकर सुहानी के होश उड़ जाते हैं। उसे बिल्कुल समझ नहीं आता कि आखिर उसके साथ ये क्या हो रहा है और वो अब क्या करे। सुहानी इंस्पेक्टर को समझाने की कोशिश करती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन इंस्पेक्टर उसकी एक भी बात नहीं सुनते। वो सुहानी को अरेस्ट करके अपने साथ ले जाते हैं। निशा ये सब बस देखती ही रह जाती। वह सुहानी को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाती। पुलिस स्टेशन में पुलिस सुहानी का इंटरोगेशन शुरू कर देती है। सुहानी पुलिस से बार बार कह रही थी कि उसे सना के मिसिंग होने के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन पुलिस उसकी एक नहीं सुनती और कुछ देर बाद सुहानी के लॉकअप में बंद कर दिया जाता है। इधर निशा विवेक को कॉल करके सारी सिचुएशंस बताती है। सुहानी के अरेस्ट होने की बात अब पूरे कॉलेज में जंगल की आग की तरह फैल जाती है। निशा और विवेक पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और वहां पहुंचकर वे सुहानी को ढूंढने लगते हैं। वे दोनों इंस्पेक्टर के ऑफिस में जाकर उनसे कहते हैं, सर, आपको जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। सुहानी का सना के मिसिंग से कोई भी लेना देना नहीं है। इंस्पेक्टर स्ट्रिक्टली जवाब देते हुए कहते हैं, ये पता लगाना हमारा काम है और हमें आप अपना काम करने दीजिए। निशा इंस्पेक्टर से कहती है, सर, सुहानी ऐसे लॉकअप में कैसे रहेगी, प्लीज उसे जाने दीजिए। वो इंस्पेक्टर भी काफी समय से शिमला में ही रह रहे थे। उन्हें इस बात का अंदाजा था कि इस मर्डर के पीछे सुहानी का हाथ होना इम्पॉसिबल है, लेकिन उसे एक कंप्लेन मिली थी कि जिस वजह से सुहानी को अरेस्ट करना जरूरी हो गया था। वो निशा से कहते हैं, अगर तुम्हें सुहानी को रिलीज करवाना है तो तुम्हें उसकी बेल करानी होगी। जाओ और किसी वकील से मिलो, बिना बेल के मैं उसे नहीं जाने दे सकता। इंस्पेक्टर की बात सुनकर निशा और विवेक पुलिस स्टेशन से चले जाते हैं। रात के 8 बज गए थे। इस वक्त उन्हें कोई लॉयर मिलना पॉसिबल नहीं था, लेकिन फिर भी वो दोनों अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। आखिर थक कर विवेक निशा से कहता है, निशा, आज तो कुछ नहीं हो सकता, हमें कल तक का इंतजार करना ही होगा। निशा इसके जवाब में कहती है, हम ऐसे सुहानी को पूरी रात लॉकअप में नहीं छोड़ सकते। अगर रात में उस पर फिर से अटैक हुआ तो? विवेक को भी बिल्कुल यही डर था। रात हो चुकी थी। युवराज अपने ऑफिस के मीटिंग हॉल में बैठा था। उस मीटिंग हॉल का माहौल काफी गर्म था। युवराज के वहां होने से सभी की हालत बहुत खराब थी। सभी एक प्रोजेक्ट के बारे में बारी बारी अपने ओपिनियन दे रहे थे, जिससे युवराज बहुत ध्यान से सुन रहा था। तभी युवराज का फोन बज उठता है। युवराज मीटिंग में होने की वजह से वो कॉल इग्नोर कर देता है। कुछ ही देर में फिर से फोन बजता है। ये देखकर युवराज के चेहरे के एक्सप्रेशन और भी सीरियस हो जाते हैं। युवराज फोन उठाकर कहता है, सामने से एक आदमी की आवाज आती, मिस्टर दीवान, सुहानी शर्मा को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। उस आदमी की बात सुनते ही युवराज का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वो मीटिंग को बीच में ही छोड़कर वहां से चला जाता है। आज की रात सुहानी की जिंदगी की सबसे बुरी रात थी। पुलिस स्टेशन में पुलिस ने सुहानी को बहुत परेशान किया था। लॉकअप में बंद सुहानी कई घंटों से रो रही थी। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि कहीं उसके मम्मी पापा को उसके अरेस्ट होने के बारे में पता चल गया तो क्या होगा। बार बार यही ख्याल उसे परेशान कर रहा था। लॉकअप के अंदर सुहानी बिल्कुल अकेली थी। पुलिस स्टेशन में सिर्फ 4 कांस्टेबल थे, बाकी सब अपनी ड्यूटी करने घर जा चुके थे। सुहानी लॉकअप के एक कोने में बैठे रो रही थी। तभी एक लेडी कांस्टेबल लॉकअप के अंदर आती है और खाने की थाली सुहानी के सामने रखकर कड़ी आवाज में बोलती है, ए लड़की, खाना खा ले। यह कहकर वो लॉकअप से बाहर चली जाती है। सुहानी उस थाली को देखती भी नहीं। उसे इस वक्त अपनी हालत पर रोना और उसकी इस हालत के लिए जिम्मेदार युवराज पर गुस्सा आ रहा था। तभी उसे 2 लोगों के बहस करने की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज सुनकर सुहानी का ध्यान उस तरफ जाता है। वो आवाज लॉकअप के बाहर से आ रही थी। सुहानी उधर देखने के लिए अपना सर उठाती है। वो देखती है कि एक कांस्टेबल किसी लड़के का कॉलर पकड़कर उसे खींचते हुए पुलिस स्टेशन में लेकर आता है और चिल्लाते हुए अपने कलीग से कहता है, लॉकअप का दरवाजा खोलो। दूसरा कांस्टेबल कहता है, क्यों? पहला कांस्टेबल कहता है, तुझे दिखाई नहीं देता क्या? मुझे इस लड़के को अंदर डालना है। दूसरा कांस्टेबल कहता है, तुझे दिखाई नहीं देता क्या? तुझे इस लड़के को अंदर क्यों डालना है? लॉकअप में पहले से एक लड़की है और इस लड़के ने किया क्या है? पहला कांस्टेबल उस लड़के को गुस्से से घूरते हुए कहता है, ये लड़का अपनी कार से 2 लोगों का एक्सीडेंट करके भाग रहा था। बड़ी मुश्किल से इसे मैंने पकड़ा है। मैं इसे इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। ये कहते हुए कांस्टेबल उस लड़के का कॉलर पकड़कर उसे लॉकअप की तरफ ले जाता है।
वो लड़का उस कांस्टेबल को धमकी देते हुए कहता, तुम्हारी हिम्मत कैसी है मुझे अरेस्ट करने की? क्या तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ? रात का वक्त था और पुलिस स्टेशन में ज्यादा रोशनी नहीं थी, जिस वजह से उस लड़के का चेहरा ठीक से दिखाई नहीं पड़ रहा था। कांस्टेबल लॉकअप खोलकर उस लड़के को अंदर धकेलते हुए कहता है, बहुत देखे हैं तेरे जैसे अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलादें, 2 दिन लॉकअप में रहेगा तो तेरी सारी गर्मी निकल जाएगी। ये कहकर कांस्टेबल लॉकअप बंद कर देता है और अपने डेस्क के पास जाकर बैठ जाता है। वो लड़का गुस्से से लॉकअप के गेट को जोर से लात मारते हुए कहता है, तुझे इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। सुहानी पहले से ही काफी डरी हुई थी और इस तरह से एक लड़के के लॉकअप में आ जाने से वो और भी ज्यादा घबरा जाती है। सुहानी अपने मन में कहती है, क्या मुझे पूरी रात इस गुंडे के साथ यहाँ पर रहना होगा? ये सोचते हुए सुहानी एक नज़र उस लड़के को देखती है। तभी वो लड़का सुहानी की तरफ मुड़ता है। जब सुहानी उस लड़के का चेहरा देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि युवराज दीवान था। सुहानी समझ नहीं पा रही थी कि युवराज लॉकअप में क्या कर रहा है। युवराज फिर से पीछे मुड़कर उस कांस्टेबल को देखता है और अब उसके चेहरे पर गुस्सा कहीं गायब हो गया था। वो कांस्टेबल भी युवराज की ओर देखकर मुस्कुरा रहा था। युवराज फिर से सुहानी की तरफ मुड़ता है। सुहानी एक कोने में बैठकर रो रही थी। रो रो कर उसकी आंखें सूज गई थी। युवराज को सुहानी की ये हालत देखकर बहुत बुरा लग रहा था और उससे भी ज्यादा उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि सुहानी की इस हालत का जिम्मेदार वो खुद था। युवराज नहीं जानता था कि उसके गुस्से में जो हरकत उसने की है उसे सुहानी इतनी बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगी। वैसे तो सुहानी युवराज से बहुत गुस्सा थी, लेकिन युवराज के साथ होने पर अब उसे सेफ फील हो रहा था। वो युवराज से अपनी नजरें हटाकर उसी कोने में खामोश बैठी रहती है। युवराज भी सुहानी से थोड़ी दूरी पर बैठ जाता है। कुछ देर बाद जो कांस्टेबल युवराज को अरेस्ट करके लाया था वो लॉकअप के पास आता है। युवराज के हाथ में एक पार्सल दे देता है। युवराज वो पार्सल लेकर सुहानी के पास आता है और वहीं पर बैठ जाता है। सुहानी से गुस्से और हैरानी से देखने लगती है। युवराज बिना कुछ कहे पार्सल को खोलना शुरू कर देता है। सुहानी नहीं जानती थी कि युवराज क्या कर रहा है। जब युवराज को वो पार्सल पूरा खोल लेता है तो उसमें खाना था। युवराज खाना सुहानी की तरफ बढ़ाकर कहता है, खाना खा लो। सुहानी गुस्से से अपनी नजरें फेर लेती। युवराज को सुहानी के इसी रिएक्शन की उम्मीद थी। वो जानता था कि इस बार गलती उसकी है। युवराज के कुछ पल के गुस्से की वजह से सुहानी लॉकअप तक पहुंच गई थी और पूरी रात उसी लॉकअप में उसे गुजारना था। युवराज ये जानता था कि वो साया सुहानी के पीछे पड़ा है और लॉकअप में फिर से वो सुहानी को मारने की कोशिश कर सकता था, इसलिए युवराज वहां आ गया था। युवराज स्पून में खाना लेकर सुहानी की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, आई सेड, खाना खा लो। सुहानी गुस्से से युवराज की ओर देखते हुए कहती है, मुझे नहीं खाना खाना। सुहानी का ये एटीट्यूड देखकर युवराज शांत ही रहता है। युवराज सुहानी को वार्निंग देते हुए कहता है, अगर 15 मिनट में तुमने ये खाना खत्म किया तो। युवराज इतना ही कह पाया था, तभी सुहानी उसकी बात को बीच में ही काटते हुए कहती है, तो क्या करेंगे आप? मुझे लॉकअप तक तो आपने पहुंचा ही दिया है, इससे बुरा और क्या कर सकते हैं? युवराज अपनी बात पर जोर देकर कहता है, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। सुहानी चिढ़कर कहती है, ओह प्लीज चले जाइए यहाँ से। युवराज सीरियस होकर कहता है, सोच लो, तुम अच्छे से जानती हो कि मैं 1 सेकेंड में यहाँ से निकल सकता हूँ, फिर तुम्हें पूरी रात इस लॉकअप में अकेले रहना होगा। ये भी हो सकता है कि ये पुलिस वाले किसी क्रिमिनल को अरेस्ट करके यही तुम्हारे साथ बंद कर दें। युवराज की इस बात को सुनकर सुहानी सोच में पड़ जाती है। उसे पता था कि युवराज बिल्कुल सही कह रहा था। सुहानी युवराज से कितना भी गुस्सा क्यों न हो, लेकिन उसके यहाँ होने से सुहानी को सेफ फील हो रहा था। सुहानी को सोचते हुए देखकर उसको युवराज कहता है, 15 मिनट्स, फिनिश इट। सुहानी गुस्से से एक नज़र युवराज को देखती है और फिर मजबूरी में वो खाना खाने लगती। इसके बाद इसके अलावा कोई और ऑप्शन भी नहीं था। अगर युवराज सच में चला जाता तो सुहानी बड़ी मुसीबत में पड़ सकती थी। सुहानी को खाते हुए देखकर युवराज थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। सुहानी आज बहुत ज्यादा थक गई थी। खाने के बाद वो लॉकअप की दीवार पर अपना सर टिकाकर बैठ जाती है और थोड़े ही देर में उसकी आंख लग जाती है। युवराज थोड़ी दूर बैठा सुहानी को ही देखे जा रहा था। उसकी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। सोते हुए सुहानी का चेहरा बिल्कुल शांत था, लेकिन कुछ देर बाद सुहानी के चेहरे पर सिकन आने लगते हैं। आज सुहानी फिर से वही सपना देख रही थी। विशिंग वेल के पास सफेद कपड़े पहने वही लड़की खड़ी थी जिसे सुहानी ने कल रात रोड पर देखा था। अभी भी सुहानी को उसका चेहरा साफ साफ नहीं दिख रहा था। उस लड़की के सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उस लड़की का चेहरा उस बूढ़ी औरत की तरफ ही था।
वो लड़की धीरे धीरे उस बूढ़ी औरत की तरफ बढ़ती है और उसकी गर्दन पकड़कर उसका गला दबाने लगती है। वो बूढ़ी औरत उस लड़की की पकड़ में छटपटा रही थी और उनका दम घुट रहा था। कुछ ही देर में उस लड़की की उंगलियों से बड़े बड़े नुकीले नाखून निकलते हैं और उस बूढ़ी औरत की गर्दन में घुस जाते हैं और वो औरत कुछ देर तक तड़पते हुए अपना दम तोड़ देती है। ये देखते ही सुहानी की आंखें अचानक से खुल जाती है। आंखें खोलते ही सुहानी अब बेचैन हो जाती है, लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। इस ठंड में भी सुहानी के माथे पर पसीने की बूंदें थीं। उसे देखकर साफ समझ में आ रहा था कि वो बहुत ज्यादा डरी हुई है। युवराज जो अब तक सोती हुई सुहानी को देख रहा था, उसके ऐसे जागने से वो बेहद परेशान हो जाता है। वो फौरन सुहानी के पास जाकर उससे कहता है, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? सुहानी उस सपने से इतना ज्यादा डर गई थी कि उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। बहुत कोशिश करने के बाद सुहानी हकलाते हुए कहती है, वो लड़की विसिंग बेल उसने मार दिया। सुहानी के चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए युवराज सुहानी से कहता है, सुहानी सुहानी मेरी तरफ देखो, क्या हुआ सुहानी? सुहानी युवराज की तरफ देखती है, लेकिन अभी भी वो उतनी ही बेचैन लग रही थी। युवराज आगे कहता है, एक लंबी गहरी सांस लो। सुहानी बिल्कुल वैसा ही करती है। युवराज सुहानी के साथ हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहता है, कुछ नहीं हुआ है, तुम यहाँ बिल्कुल सेफ हो, अब मुझे बताओ क्या हुआ? युवराज को वहां देखकर सुहानी शांत होने लगती है। वो इतना तो जानती थी कि अगर युवराज उसके साथ है तो कोई खतरा उसे छू भी नहीं सकता। सुहानी युवराज की आंखों में देखकर थोड़ी घबराहट के साथ कहती है, आज रात विसिंग बेल के पास फिर से एक मर्डर हुआ है। उसने एक बूढ़ी औरत को फिर से मार दिया। युवराज चौंक जाता और कहता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तुम्हें कैसे पता कि आज वहाँ मर्डर हुआ है? सुहानी कहती है, कल रात मैंने सपने में एक लड़की को विसिंग वेल के पास देखा था। उस साय ने लड़की पर हमला किया था। वो लड़की बिल्कुल सना की तरह लग रही थी और आज सुबह से ही सना गायब है। अभी मैंने फिर से सपने में देखा कि वहाँ एक और मौत हुई है, एक बूढ़ी औरत की मौत। युवराज अभी भी ठीक से समझ नहीं पा रहा था कि सुहानी आखिर कहना क्या चाहती है। युवराज उसे अब समझाते हुए कहता है, तुम पहले शांत हो जाओ, फिर मुझे अपनी पूरी बात बताओ। युवराज को सुहानी कल रात की सारी बातें बता देती है कि कैसे वो आधी रात में रोड पर पहुंच गई थी, उसने एक लड़की को देखा। सुहानी पूरी बात बताकर युवराज से कहती है, कल रात अगर वक्त पर रोहित नहीं आता तो शायद वो मुझे भी मार देती। कल रात उसने मेरी जान बचाई थी और आपने पता नहीं क्या समझ लिया। आपकी वजह से पूरे कॉलेज के सामने मेरा मजाक बन गया और मैं यहाँ अब लॉकअप में बंद हूँ। अब युवराज को अपनी गिल्टी फील हो रही थी, लेकिन वो ये बात अपने चेहरे पर आने नहीं देना चाहता था। युवराज आज लॉकअप में पुलिस को पैसे देकर आया था, जिससे वो सुहानी के साथ रहे और सुहानी लॉकअप में सेफ रहे। अब युवराज के मन में एक सवाल आ रहा था, क्या सच में सुहानी विसिंग वेल के पास होने वाली मौतों को देख सकती है? लेकिन ये कैसे हो सकता है? यही सोचते हुए युवराज और सुहानी की पूरी रात बिना सोए ही कट जाती है। अगली सुबह एक कांस्टेबल भागते हुए पुलिस स्टेशन में आता है। वो इंस्पेक्टर के पास आकर कहता, सर, कल रात फिर से पुराने रोड के पास एक मर्डर हुआ है। उस कांस्टेबल की बात को सुनकर वहां सभी लोग सकते में आ जाते हैं। वो सब सुहानी को देखने लगते हैं। उनमें से एक कांस्टेबल कहता है, सर, ये लड़की तो रात भर से यहीं पर है, तो फिर कल रात वो मर्डर किसने किया? युवराज भी ये सब सुनकर चौंक उठता है। वो अपने आप से कहता है, तो क्या सुहानी सच कह रही थी? क्या उसने वाकई ये मर्डर सपने में देखा था? युवराज ये सोच ही रहा होता है, तभी इंस्पेक्टर कांस्टेबल से कहते हैं, मर्डर किसका हुआ है? कांस्टेबल कहता, सर, एक बूढ़ी औरत है। युवराज की हैरानी अब और भी ज्यादा बढ़ जाती है। वो सुहानी की तरफ देखता है। सुहानी डर और गुस्से से युवराज की ही देखे जा रही थी। युवराज फौरन सुहानी के पास जाकर उसकी दोनों बाहों को कसकर पकड़ लेता है और उसकी आंखों में देखकर कहता है, सुहानी, आखिर तुम इन मर्डर को कैसे देख सकती हो? सुहानी युवराज के सवाल का कोई जवाब नहीं देती, क्योंकि उसके पास खुद इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। इतने में निशा और विवेक एक वकील को लेकर पुलिस स्टेशन आ जाते हैं। सुहानी को बेल मिल जाती है और पुलिस उसे छोड़ देती है। सुहानी अपने दोस्तों के साथ पुलिस स्टेशन से बाहर चली जाती। युवराज परेशान होकर वहीं लॉकअप में ये सब सोच रहा था। तभी इंस्पेक्टर की नजर युवराज पर पड़ती है। वह इंस्पेक्टर युवराज को लॉकअप में देखकर डर जाता है। इंस्पेक्टर युवराज के पास जाकर घबराते हुए कहता है, मिस्टर दीवान, आप यहाँ? इंस्पेक्टर यह सोचकर ही डर रहा था कि आखिर युवराज दीवान को अरेस्ट करने की हिम्मत किसकी हुई, जिसने भी यह काम किया हो, लेकिन उसकी कीमत सबको चुकानी पड़ सकती है। युवराज हिमाचल का सबसे पावरफुल इंसान था।
और किसी के लिए भी उसे हाथ तक लगाना नामुमकिन था। इंस्पेक्टर यही सब सोचते हुए लॉकअप खोलता है। इससे पहले इंस्पेक्टर कुछ कह पाता, युवराज तेज कदमों से वहां से चला जाता है। अब वहां कोई भी युवराज को रोकने की हिम्मत नहीं कर पाता। इधर पुलिस स्टेशन से निकलकर सुहानी, निशा और विवेक एक कैफे में आ गए थे। सुहानी अभी बहुत परेशान लग रही थी। निशा और विवेक को सुहानी के लिए बहुत बुरा लग रहा था। उन्हें लग रहा था कि सुहानी पुलिस की टॉर्चर और लॉकअप में रात बिताने की वजह से परेशान है, लेकिन वो नहीं जानते थे कि सुहानी की परेशानी की वजह कुछ और ही है। निशा सुहानी के कंधे पर अपना हाथ रखकर कहता है, सुहानी तो ठीक तो है ना? इन लोगों ने तेरे साथ कोई मिसबिहेव तो नहीं किया? सुहानी इस बात का कोई जवाब नहीं देती। निशा और विवेक सुहानी के इस बर्ताव से काफी परेशान हो जाते हैं। दोनों एक के बाद एक करके कई सवाल सुहानी से करते हैं, लेकिन सुहानी उनके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रही थी। वो किसी और ही ख्याल में खोई हुई थी। निशा और विवेक को सुहानी का ये बर्ताव समझ में नहीं आ रहा था। कुछ देर के बाद ही आंखों में खौफ लिए निशा और विवेक की तरफ देखकर कहती है, कल रात मैंने सपने में विशिंग बेल के पास एक बूढ़ी औरत का मर्डर होते हुए देखा। निशा भी उन्हीं नजरों से सुहानी को देखते कहती है, और सुहानी जवाब देती है, और आज वहां एक बूढ़ी औरत की लाश मिली है। सुहानी का जवाब सुनकर निशा और विवेक अब सकते में आ गए थे। काफी देर खामोश रहने के बाद विवेक निशा और सुहानी को देखकर कहता है, इसका मतलब सच में सुहानी विशिंग बेल के पास होने वाली मौतों को देख सकती है। अगर आप मेरी कहानियां सुन रहे हैं और इस कहानी को एंजॉय कर रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, जैसे मेरे इस कहानी के नए एपिसोड जैसे ही मैं डालूं वो तुरंत आप तक पहुंच सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।